नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एसएसटी के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है संप्रभुता, सोवरेंटी। देखिए, इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है जिसका नाम है सुपर्न्स, जिसका अर्थ होता है सर्वसत्ता। यानी संप्रभुता होती क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संप्रभुता से संबंधित एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सेकंड ग्रेड एसएसटी में ज़रूर आता है। इसके अलावा शक्ति है, वैधता, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आता है, तो उन पर भी हम बात करेंगे। देखिए, जो संप्रभुता है आखिर वो होती क्या है। संप्रभु जो अपने आप में ही प्रभु हो, अगर आप नाम से देखेंगे, यानी इसके ऊपर कोई और सर्वोसत्ता नहीं होती, अपने आप के अंदर ही एक सर्वोसत्ता है, उसे ही कहा जाता है संप्रभु। जिसके निर्णय किसी और के द्वारा प्रभावित नहीं होते हों, जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो और जो स्वयं निर्णयों को लागू करता है, उसे कहा जाता है संप्रभु। देखिए, संप्रभु का जो महत्व आपको बताता हूँ मैं। राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक माने गए हैं। पहला है कि राज्य, अगर आप किसी कहेंगे किसको, राज्य से मतलब यहाँ किसी भी देश से है, कंट्री से है। आप राज्य से मतलब वो मत लीजिएगा राजस्थान, यूपी, हरियाणा। यहाँ राज्य से मतलब लिया गया है किसी भी कंट्री से। तो 4 चीज़ें आवश्यक है। उसमें पहला है जनसंख्या, उसके पश्चात है सरकार, एक निश्चित भूभाग हो, और उसके बाद में है संप्रभुता। तो संप्रभुता को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब जैसे देख लीजिए कि भारत है, तो भारत की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो भारत के अंदर क्या होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे, ये हमारी जो सरकार तय करेगी, या जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ब्रिटेन है, स्विट्ज़रलैंड है, या पाकिस्तान है, या वो देश तय करेंगे? नहीं, हमारा देश एक संप्रभु देश है, यानी अपने डिसीजन लेने में सक्षम है और खुद ही डिसीजन लेगा, किसी और के डिसीजन से प्रभावित नहीं होगा। देखिए, संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता। देखिए, आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है। आंतरिक प्रभुसत्ता होती है किसी भी राज्य के अंदर जितने भी संस्थाएं, समुदाय, भाग जितने भी हैं, वो सभी उसके नीचे हैं, उसके नियंत्रण में है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर जो इतने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, और इतने समुदाय, अलग अलग भांति के लोग, धर्म, हर तरह से हैं। तो क्या वो स्वयं प्रभु हैं? नहीं, भारत की जो सरकार है, स्वयं जो भारत की सरकार है, वो ही सर्वसत्ता है। बाकी जो है वो सब उसके नीचे ही है। यानी किसी देश के अंदर की प्रभुसत्ता की हम बात करते हैं, उसको कहा जाता है आंतरिक प्रभुसत्ता। और बाह्य प्रभुसत्ता, ये बाहर की जो कंट्रीज है उससे रिलेटेड है। यानी बाह्य प्रभुसत्ता से मतलब है किसी भी देश के विदेश नीति के निर्णय हो, या उस देश के कोई भी निर्णय हो, वो किसी और कंट्री के निर्णय से प्रभावित नहीं होगा, और कंट्री उसको निर्णय मनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे भारत है, तो भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है, उसको अमेरिका या पाकिस्तान बाध्य नहीं कर सकता कि आप ये डिसीजन लीजिए। देखिए, उसके बाद है कि बाह्य प्रभुसत्ता का ये वर्ड दिया किसने। तो ये जो बाह्य प्रभुसत्ता की बात है, वर्ड नहीं, जो बाह्य प्रभुसत्ता का जो कंसेप्ट है वो हुगो ग्रोसियस के द्वारा दिया गया था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रभुसत्ता है, इसका नाम किसके द्वारा दिया है, जो नाम क्या, ये जो इसकी बात की जा रही है बाह्य प्रभुसत्ता की, ये किसके द्वारा दिया गया, ये ग्रोसियस के द्वारा दिया गया। देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रभुसत्ता के प्रकार। तो देखिए, प्रभुसत्ता के 2 प्रकार माने गए हैं, एकलवादी प्रभुसत्ता और बहुलवादी प्रभुसत्ता। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस समझ गए तो आपके सारे जो सॉवरेनिटी का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एकलवादी प्रभुसत्ता, जैसे कि नाम से क्लियर है, जो सारी शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति, एक ही सत्ता, एक ही राज्य के नियंत्रण में हो, उसे कहा जाता है एकलवादी प्रभुसत्ता। और जब उन्हीं शक्तियों का जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, अगर उसका विभाजन कर दिया जाए, वो प्रभुसत्ता अपने आप में अकेली सर्वोच्च निरंकुश ना होकर के और उसका अनेक भागों में विभाजन कर दिया जाए, उसे कहा जाता है बहुलवादी प्रभुसत्ता। जैसे मान लीजिए, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अगर हम भारतीय समाज की बात करें, तो भारतीय समाज के अंदर क्या होता है कि जो ये एक परिवार है, जैसे
इस परिवार में जो पिताजी या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं सिर्फ उन्हीं की मानी जाती है, बाकी सभी व्यक्ति उनके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है। तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि जो सबसे सीनियर, जो जिनको ये अधिकार है, जो सर्वोच्च माना गया है जिनकी सत्ता को घर में, वो कभी कभी निरंकुश भी हो सकते हैं? क्या संभावना नहीं है कि वो गलत डिसीजन है वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल संभावना है। तब इसलिए, और फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी में जैसे हिटलर, ये नाजीवाद, मुसोलिनी, इटली में फांसीवाद, कई तानाशाह नेता ऐसे आ गए जिन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही संप्रभु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार तक हुआ। ये इस एकलवादी प्रभु सत्ता का ही परिणाम बताते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के विरोध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये बहुलवादी प्रभु सत्ता का कंसेप्ट आया और ये कहा गया कि एक ही कंट्री में अनेक समुदाय, धर्म, लोग, अलग अलग प्रजाति सब रहते हैं, तो क्यों नहीं जो संप्रभुता है उसका इन सभी के बीच में विभाजन कर दिया जाए। अगर मान लीजिए, अब देखिए, ये मैंने आपको एक परिवार का उदाहरण दिया था। अब यहाँ जो शक्तियाँ हैं, जो डिसीजन लेने का कार्य है, वो ना केवल घर के किसी सीनियर व्यक्ति को, बल्कि उनको तो दिए जाए, उनके साथ साथ बाकी के जो भी अन्य व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए किसी की माताजी है, बड़ा भाई है, पिताजी है, उनके छोटे भाई हैं, अगर सभी को भी थोड़ा अधिकार दिया जाए कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सभी आपस में मिल करके लेंगे, तो दोनों सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो सही सिद्धांत कौन सा है? ये बहुलवादी कहीं ज़्यादा सटीक दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस एकलवादी की तुलना में, इसके विरोध में, इसका रिजल्ट देखने के बाद में बहुलवादी प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब देखिए, एकलवादी जो प्रभुसत्ता है, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये एक फ्रांस के दार्शनिक थे, विचारक थे, जीन बोंदा। जीन बोंदा नाम था उनका। ये फ्रांस के विचारक थे। जीन बोंदा के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इन जीन बोंदा की एक पुस्तक थी, द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका। ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, इससे पहले जो मैंने बुक्स वाला एक वीडियो अपलोड किया था पॉलिटिकल साइंस का, लगभग 3.5-4 मिनट का वीडियो है, उसमें बाई मिस्टेक इस बुक के आगे मैंने जॉन ऑस्टिन का नाम लिख दिया था, जो कि एक गलत था। तो हालांकि मैंने नीचे उसमें बॉक्स में लिख दिया था, कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी यहाँ इसको फिर बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें। तो द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका है, वो ऑस्टिन की नहीं है, वो जीन बोंदा की किताब है। उसके बाद में एकलवादी जो प्रभुसत्ता है, ये जीन बोंदा के द्वारा दिया गया। ये फ्रांस के थे। और एकलवादी प्रभुसत्ता का देश भी कौन सा माना जाता है, जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, वो भी फ्रांस को ही माना जाता है। अब देखिए, एकलवादी प्रभुसत्ता जो है, इसकी व्याख्या करने के लिए 3 अलग अलग सिद्धांत आ गए: कानूनी प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता और लोकप्रिय प्रभुसत्ता। ये मैंने सारी चीज़ें एक साथ रखी है ताकि आपको याद करने में इनको सुविधा हो। कानूनी प्रभुसत्ता के अंदर है कार्यपालिका, राजनीतिक प्रभुसत्ता में संसद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता में जनता। तो देखिए, कानूनी प्रभुसत्ता में जो कार्यपालिका है, इसके समर्थक कौन कौन है? जीन बोंदा है, होब्स है, ऑस्टिन है और बेंथम है। देखिए, जीन बोंदा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये क्या है, कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जो प्रभुसत्ता है वो कानून के द्वारा दी गई वो सर्वशक्ति है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन अगर व्यवहार में हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो प्रभुसत्ता है, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो है वो बोंदा के द्वारा लगा दिया जाता है। कैसे? जैसे ईश्वरीय कानून हो गया, और संवैधानिक कानून है, नेचर का प्राकृतिक कानून है, रीति रिवाज है, संपत्ति है। तो इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं वो प्रतिबंध लगा देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बोंदा है वो सीमित प्रभुसत्ता का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन कौन करता है, तो उसमें बोंदा का नाम भी आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं होब्स की। तो होब्स जो है वो निरंकुश प्रभुसत्ता की बात करता है, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है लेवियाथन, और ये निरंकुश सत्ता की बात करते हैं। इसके अलावा ऑस्टिन है, बेंथम है। ऑस्टिन लॉ के बहुत बड़े विद्वान हैं, और तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसमें, कार्यपालिका वाले में। उसके बाद में आते हैं राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात। राजनीतिक प्रभुसत्ता में किसका नाम आता है? संसद का।
ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो सारी सत्ता का केंद्र है वो कौन है? संसद है। क्यों? क्योंकि इस संसद को जनता के द्वारा चुना गया है, जबकि कार्यपालिका है वो इस संसद का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन जो संसद है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको सर्वोच्च मानने वाले जो लोग हैं इसकी सत्ता को, वो कौन कौन है? लोक है, डाइसी है, गिलक्राइस्ट है, लिकोक है, गवर्नर है या गार्नर भी कहते हैं, ये है। और उसके बाद में हम बात करते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता की। लोकप्रिय प्रभुसत्ता से मतलब है कि सारी शक्तियों का जो केंद्र है वो सिर्फ और सिर्फ कौन होनी चाहिए? वो जनता होनी चाहिए। जनता के अंदर सारी शक्तियाँ विद्यमान होनी चाहिए। और ये कंसेप्ट दिया किसके द्वारा गया था? ये अल्थ्यूजियस जो है वो इसके जनक माने जाते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता के। और इनकी एक बुक का नाम भी था पॉलिटिकल सिस्टमेटिक एनालिसिस। ये अल्थ्यूजियस की किताब है। इसके अलावा इसके समर्थन करने वालों में मार्सिलिया डी पाडुआ, रूसो है, और रूसो की एक बुक भी आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा के नाम से। लॉक की एक बुक का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में। तो ये लॉक की किताब है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एकलवादी प्रभुसत्ता के जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट और इनके महत्वपूर्ण विचारकों के नाम आ गए। देखिए बोंदा का जो है वो आपको बहुत ध्यान रखना है। जिन बोंदा है इनको एकलवादी प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है, तो इस नाम को आपको भूलना नहीं है। और इनकी बुक है द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कंसेप्ट आया कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में संप्रभु शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि वैसे देखा जाए तो एकलवादी प्रभुसत्ता में भी कहीं ना कहीं नियंत्रण रहता है। जैसे जो किसी भी समाज देश के रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, नेचर का कानून, प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय के द्वारा ईश्वर का भय, संवैधानिक कानून, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी वो निरंकुशता मानी जाती है। यानी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता देने से क्या परिणाम होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तब आई कि जो सत्ता है वो अनेक व्यक्तियों में विभाजित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, तो उस कंट्री के अंदर क्या है कि एक देश अपने नागरिकों का जितना विकास करता है, तो ये लोग कहते हैं उतना ही जो योगदान है उस देश में रहने वाले समुदाय, संस्थाएं, ये इस तरह के जो कई ग्रुप बने हुए हैं, व्यवसायिक ग्रुप, ट्रस्ट, ये ऐसे हैं जो उस प्रभुसत्ता के बराबर ही उस व्यक्ति का विकास भी करते हैं। तो बहुलवादी प्रभुसत्ता है, ये संप्रभुता के विभाजन पर बल देती है। यानी परिवार में जो है वो डिसीजन अकेला व्यक्ति नहीं ले। एक एग्जाम्पल के लिए भाई, चाचा, मार, बाप, सभी जो व्यक्ति मिलके डिसीजन लें, मिलके सत्ता कायम करें, मिलके घर को चलाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बहुलवादी प्रभुसत्ता का जनक किसको माना जाता है? ये है गियर के, वह मेटलैंड को इसका जनक माना जाता है। गियर के रहने वाले थे जर्मनी के, और जो मेटलैंड है ये थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में इसके समर्थकों में और कौन कौन है? लास्की है, मैकाइवर है, हेनरी मैन है, मिस फोलेट है, लियो डिग्विट है, ह्यूगो क्रेब है। ये जो क्रेब है, इनके बुक भी आई थी मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट, ये क्रेब की बुक का नाम है। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट थे संप्रभुता के बारे में। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखिएगा। अब मैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने वो पोस्ट करूंगा इस वीडियोज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पॉलिटिकल साइंस की जो पहली यूनिट है उससे संबंधित, और सेकंड जो यूनिट है उससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपके सामने पेश रखूँगा। तो वैसे इसको आप ध्यान में रखिएगा। संप्रभुता क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, किस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से, उसका मतलब क्या होता है, राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनमें से ये भी है। आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है, बाह्य प्रभुसत्ता क्या होती है। आंतरिक प्रभुसत्ता से मतलब होता है किसी देश के अंदर जो है वो प्रभुसत्ता सर्वोच्च होगी, कोई भी संस्था, कोई भी समुदाय उसको प्रभावित नहीं कर सकता। बाह्य प्रभुसत्ता से मतलब है किसी अदर कंट्री से वो प्रभावित नहीं कर सकता। ये किसके द्वारा दिया गया था कंसेप्ट? ग्रोसियस के द्वारा। उसके बाद में हम एकलवादी प्रभुसत्ता की बात करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है जो प्रभुसत्ता है वो एक ही सत्ता के हाथ में होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति, एक ही राज्य के हाथ में होनी चाहिए, यानी राज्य ही इसमें संप्रभु है।
तो इसमें निरंकुशता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो अगर सारी प्रभु सत्ता एक ही हाथ में सौंप दी जाए तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि वो निरंकुश हो सकता है। जैसे आप मुग़ल काल देखिएगा, मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे, तो जैसे उसमें सम्राट अकबर है, तो कैसी है, वो निरंकुश है, जो राजा चाहे, जो सम्राट चाहे वो कर सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हालांकि कई नियम कानून बना दिए गए हैं, लेकिन जब जो राजा चाहे वो कर सकता है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उनमें भी आपको मैंने बताया था राजा का देवीय सिद्धांत, जो राजा चाहे वो कर सकता है, वही कानून है। तो एक प्रकार से वही समझिए आप कि ये एकलवादी प्रभुसत्ता है। इसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट हैं। कानूनी प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। ये कानूनी प्रभुसत्ता की बात करेगा, ये राजनीति की बात करेगा, ये लोकप्रिय की बात करेगा, जनता की, ये कार्यपालिका की बात करेगा, ये संसद की बात करेगा, ये जनता की बात करेगा। फिर इनके समर्थकों के बारे में अध्ययन किया था, उसमें जीन बोंदा सबसे इंपॉर्टेंट है। होब्स की बुक ध्यान में रखने, लेवियाथन। उसके पश्चात जनता के हाथ में होना चाहिए, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ये अल्थुजियस के द्वारा दिया गया। और उसके बाद में है बहुलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धांत, जो कि गियरके व मैटलैंड के द्वारा दिया गया। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसके बाद में हम मिलेंगे फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।